दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। दोस्तों सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट ऑफ साइंस यानी पीसीएमबी। दोस्तों चैप्टर का नाम है आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। दोस्तों जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपका ये चैप्टर जो है ये नए ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से बनाया है। इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के बारे में पूरी तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं 2 आपके ओटी इस आपके चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ओटी एवं आपके 2-2 नंबर के प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, बस आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ते चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देर ना करते इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आनुवांशिकी किसे कहते हैं, यानी आनुवांशिकी क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। वंशागति और विभिन्नता 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये क्या होती हैं हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात इसमें हम यह पता लगाते हैं आनुवांशिकी में कि लक्षण माता पिता से संतान में कैसे पहुंचते हैं। इसी चीज़ का हम पता करते हैं कि माता पिता से जो बच्चे होते हैं, संतान होती है, उसमें उनके लक्षण किस प्रकार से पहुंचते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से प्रकट होते हैं एवं उनमें कैसे विभिन्नता आती है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। विभिन्नता का मतलब होता है दोस्तों कि अंतर कैसे, जैसे माता पिता जैसे तो बच्चे होते ही नहीं, होते हैं ऐसी बात नहीं है, प्योर तो नहीं होते ना, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे तो नहीं होते हैं, है ना, थोड़ा बहुत अंतर आपका होता है, तो उसे बोलते हैं विभिन्नता। माता पिता से संतान में अगर कुछ अंतर आता है तो उसे विभिन्नता कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ लक्षण जो होते हैं ना, लक्षण तो पहुंचते हैं, जनरली जीन तो एक जैसे ही होते हैं, है ना, तो लक्षण तो पहुंचते, तो उस लक्षण कैसे प्रकट होते हैं बच्चे में, उन चीज़ों का जो अध्ययन है वही आपका आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे कि वंशागति या आनुवांशिकता क्या होता है। दोस्तों वंशागति कहो या आनुवांशिकता कहो, वो किसे कहते हैं, 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसी प्रकार से आपके प्रश्न हमने इस वीडियो में बनाए हैं। दोस्तों लक्षणों का माता पिता से बच्चों में पहुंचना, लक्षणों का माता पिता से किसमें पहुंचना, बच्चों में या संतान में पहुंचना, उसी को क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। दोस्तों वे लक्षण जो माता पिता से संतान में पहुंचते हैं आपके वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आनुवांशिकता एवं आनुवांशिकी अलग अलग चीज़ें और दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई हुई। आनुवांशिकी अलग चीज़ है, आनुवांशिकता अलग चीज़ है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक जैसी तो है, अंतर है भैया। प्रकट कैसे होते हैं वो अध्ययन किया जाता है आपका आनुवांशिकी में, जबकि पहुंच गए, अगर लक्षण आपके पहुंच गए हैं बच्चों में तो वो क्या है, उसे वंशागति या आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ दोनों क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पादप प्रजनन किसे कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पादप प्रजनन क्या होता है। दोस्तों पादप यानी पौधा, पादप प्रजनन एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा पौधों के गुणों में सुधार करके, क्या करके, पौधों के जो गुण होते हैं ना उनमें सुधार करके उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जाता है, पादप प्रजनन कहलाता है। सीधे सा मतलब है पादप प्रजनन क्या होता है कि एक वैज्ञानिक मेथड तो है ही, इसमें होता क्या वो ध्यान रखना है कि पौधों के गुणों में सुधार किया जाता है। अच्छा सुधार किया जाता है तो फिर क्या करता है, उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जाता है, तो उस विधि को ही हम पादप प्रजनन कहते हैं। मतलब उनके गुणों में सुधार करना ही आपका पादप प्रजनन कहलाता है। दोस्तों पादप प्रजनन का महत्व क्या होता है, अच्छी प्रकार से समझना महत्व होता है। अधिक उपज देने वाली जाति तैयार हो जाती हैं, बिल्कुल अगर हम पादप प्रजनन का उपयोग करेंगे तो अधिक उपज देने वाली जातियां तैयार हो जाएंगी। दूसरा है रोग रोधी एवं कीट रोधी जातियां तैयार हो जाती हैं जिनमें रोग न लगे और कीट न लगे, तो मतलब ऐसी वैरायटी हमको प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा है शीघ्र पकने वाली जातियां भी तैयार हो जाती हैं कि जल्दी से वो पक सकें, तैयार हो जाएं पक करके। और चौथा पौधे में नए क्षेत्र के लिए अनुकूलता विकसित हो जाती है। नई मतलब जैसे मान के चलिए कोई वैरायटी है, अगर वो ठंडे क्षेत्र में होती है
तो उसके लिए ठंडी जलवायु अनुकूल है ना, लेकिन उसको गर्म जलवायु में हम उगा सकें ऐसी अनुकूलता हम विकसित उसमें पादप प्रजनन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों वैसे तो पादप प्रजनन का जो महत्व है पूरा 4 का नंबर का तो पूछा नहीं जाएगा, 2 नंबर का पूछा जा रहा है, प्रश्न 2 नंबर का आ रहा है, तो 2 ही आपका महत्व पूछे जाएंगे। आप 4 याद रख लें, 2 याद रखें। वैसे 4 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान के चलो एक आध आप भूल गए तो कम से कम 2 आपको याद बने रहें। ठीक है। तो पादप प्रजनन का महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवांशिकी के कोई 2 महत्व लिखिए। बिल्कुल, महत्व आनुवांशिकी का महत्व क्या होता है, पादप प्रजनन का महत्व अपना जान लिया, अब आनुवांशिकी का महत्व समझिए। पशुओं की नस्ल सुधारने में आनुवांशिकी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, हमें अगर पशुओं की नस्ल सुधारना है, आपको पता ही है कि पहले जो है कम दूध उत्पादन करने वाली गाय थी और आज अपन देख रहे हैं कि कितने भयंकर दूध उत्पादन करने वाली आपकी जो है नस्लें हैं, अपने देश में भी हैं, विदेश में तो जनरली हैं। तो ये कैसे संभव हुआ दोस्तों, ये संभव आपका आनुवांशिकी के द्वारा ही हुआ है। आनुवांशिकी के द्वारा फसलों के गुणों में सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आप पहले देख ही रहे थे जनरली कि पहले आज से हम 50 साल पहले चले जाओ, फसलों का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता था, बहुत कम होता था ना। आज की डेट में देखो प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 200-250 मिलियन टन से भी ऊपर पहुँचा जा रहा है। तो ये क्या है, आनुवांशिकी के द्वारा उन आपकी नई नई जातियाँ विकसित की जा रही हैं एवं उन जातियों में सुधार करके उनसे अधिक से अधिक उत्पादन कैसे मिले वो सब काम किया जा रहा है। ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों, इसके द्वारा फसलों के गुणों में सुधार किया जा सकता है, तो वो तो हम बात ही कर रहे हैं कि फसलों के गुणों में सुधार किया जाए। तो ये 2 पॉइंट हैं, इनको आप आनुवांशिकी का 2 महत्व पूछा जाए तो इस प्रकार से आप 2 नंबर में उसको लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे। दोस्तों आगे है ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं, टिश्यू कल्चर क्या होता है, इंग्लिश में टिश्यू कल्चर कहते हैं। होता क्या है वो समझिए आप। सबसे पहले ऊतक संवर्धन वह विधि है, मतलब एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा क्या होता है, पादप कोशिका या ऊतक, अच्छा कोशिका ऊतक एक ही चीज़ है, सब जानते हैं, ग्रुप ऑफ मतलब कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं तो उसे क्या कहेंगे, ऊतक कहते हैं। ठीक है ना। तो ऊतक से संवर्धन माध्यम में, कौन से माध्यम में, संवर्धन मतलब एक कल्चर होता है आपका, उस कल्चर मीडियम में क्या होता है, पूर्ण प्राप्त किए, पूर्ण यहाँ पे मिस हो गया है, पौधा प्राप्त किया जाता है। मतलब ये कोशिका से पौधा बनाया जाता है। अब आप सोच सकते हो कोशिका कितनी छोटी होती है, उससे भी पौधा जो तैयार किया जाता है ना, उससे ही ऊतक संवर्धन कहते हैं। उस कल्चर में एक कल्चर आता है टिश्यू कल्चर, उसमें क्या है, कोशिका डाल देंगे बहुत सारी, मतलब ऊतक डाल देंगे, ऊतक उस कल्चर में नया पौधा तैयार आपका बनकर तैयार हो जाएगा, तो उसे हम टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गया होंगे। एक लाइन में बताऊंगा आपको, एक लाइन में सुन लीजिए, सीधी सी बात है, ऊतकों द्वारा संवर्धन कल्चर से एक नया पौधा तैयार करना ही ऊतक संवर्धन कहलाएगा। क्लियर। चलिए अच्छा, इसका महत्व क्या है, बहुत बड़ा महत्व है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लिया जाए। मैंने 4 पॉइंट बनाए, आप 2 को पढ़ लीजिए, कोई से भी आपको समझना जरूरी है दोस्तों। अगर इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छा करना है तो इस चैप्टर को आपको समझना जरूरी होगा, समझिए अच्छी प्रकार से। ठीक है। सबसे पहले है रोग मुक्त पौधों का उत्पादन होता है। बिल्कुल, अगर हम टिश्यू कल्चर के द्वारा यानी ऊतक संवर्धन के द्वारा नया पौधा तैयार करते हैं तो पहला तो यही है कि ऐसा पौधा तैयार होता है बिल्कुल रोग मुक्त। क्योंकि दोस्तों रोग मुक्त इसलिए पौधे आपके प्राप्त होंगे क्योंकि इसको ऐसी जगह पे कल्चर को उगाया जाता है, आपका नया पौधा तैयार किया जाता है जहाँ पे बैक्टीरिया वायरस कुछ भी नहीं पहुँच सकता, ऐसी जगह पर आपको। आप सोच रहे हैं ऐसी जगह कहाँ उगाते हैं, बिल्कुल भैया इसको लैब में उगाया जाता है। लैब एकदम आपकी ऐसी होती है कि उसमें वायरस बैक्टीरिया पहुँच ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, एकदम मतलब ये समझ लीजिए पूरी इस तरीके से उसको बनाया जाता है या वहाँ पर उगाया जाता है। दूसरा है सफल संकरण के लिए भ्रूण की रक्षा हो जाती है। सफल संकरण, बिल्कुल जो भ्रूण होता है उसकी क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है अगर सफल संकरण हमको करना है तो। सूक्ष्म प्रवर्धन होता है, सूक्ष्म मतलब ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा भैया पूरा खेत में उगानी, थोड़ी सी मात्रा लो, वहीं पे आप इसको माइक्रो प्रवर्धन आपका हो जाएगा। प्रवर्धन का मतलब दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा, प्रोपेगेशन हो जाएगा कह सकते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं इंग्लिश में। चौथा है पादप प्रजनन की क्रिया में ऊतक संवर्धन का बहुत अधिक महत्व है। तो सिंपल लाइन है, हम जान ही रहे हैं कि पादप प्रजनन में ऊतक संवर्धन का बहुत। दोस्तों आपको 4 पॉइंट याद नहीं रखने, आप 2 पॉइंट याद रखिए, इससे आपको अगर 4 भी रख सकते हैं अगर भूलो तो, ठीक है ना। वैसे आपको 2 आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
क्लियर। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ध्यान रखते चलें। नेक्स्ट है, मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था। तो क्वेश्चन बनता है तो क्यों चुना था। पहले 5 नंबर में इस क्वेश्चन को भयंकर पूछा जाता था, आज 2 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं इनसे, तो हम लोग इसे 2 नंबर में किस प्रकार से कर सकते हैं समझिए आप लोग। दोस्तों मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, शाक होता है, शाकीय पौधा है, इसलिए कम समय में ही संकरण के परिणाम मिल जाते हैं। तो पहला कारण तो ये था कि भैया चलो 1 वर्षीय पौधा और शाक पौधा, शाक का मतलब होता है इसमें कोई कठोर तना नहीं होता, मुलायम तना होता है, इसलिए शाकीय पौधा कहते हैं, और कम समय में ही उससे संकरण का जो परिणाम होता है वो मिल जाते हैं, इसलिए चुना। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि मटर का पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं एवं स्वपरागत होने के कारण हमेशा अपने गुणों को सही अभिव्यक्त करता है, ठीक है ना। स्वपरागण जब होता है तो हमेशा अपने गुणों को सही अभिव्यक्ति करता है, मतलब उसके जो गुण होते हैं वो सही सही हमको दिखाई देते हैं, इसलिए चुना उसने। तीसरा कारण भी देख लीजिए, वैसे 2 कारण आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे लेकिन अपन तो सब पढ़ लेते हैं क्योंकि जो अपन को सरल लगेगा उनको करके आ जाना। मटर के पुष्पों में सरलतापूर्वक परपरागण कृत्रिम साधनों द्वारा किया जा सकता है। अगर परपरागण की आवश्यकता पड़ी संकरण के लिए तो सरलतापूर्वक कराया जा सकता है कृत्रिम साधनों के द्वारा, मतलब आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ों के हम साधन से उसमें परपरागण भी कराया जा सकते हैं। मतलब दूसरे परपरागण क्या होता है आप जानते ही होंगे कि किसी दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण अगर उस पौधे में डाले जाएं उसमें आ जाते हैं कभी, तो जब इसमें परागण होता है, परपरागण होता है, तो हम कह सकते हैं उनको साधनों से भी हम कराए सकते हैं। नेक्स्ट चौथा भी देख लीजिए, मटर के पौधे में विभिन्न लक्षणों के विरोधी रूप स्पष्ट दिखाई दे, जो विरोधी रूप थे वो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो यही कारण था, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल की सफलता के 2 कारण लिखिए। दोस्तों मेंडल को सफलता क्यों मिली, क्यों वो सफल रहा, उसका कारण क्या था। तो आपके वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, मैं 2-3 लेकर आया हूँ, उनको आप ले देख लीजिए क्योंकि 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है। ये बार बार मुझे बताना पड़ रहा है आपको कि 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, 2 नंबर का प्रश्न आपको किस प्रकार से करना है, ऐसा बड़ा लॉन्ग नहीं लिखा जाता है, 2 नंबर में छोटा आपका लिखना है आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहला ये था कि मेंडल ने एक समय में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, इसलिए सफल रहा मेंडल कि उसने क्या किया, सिर्फ एक समय में केवल एक ही लक्षण के वंशागति का लक्षण किया कि एक ही लक्षण में किस प्रकार से उसके जो लक्षण है वो ट्रांसफर हो रहे हैं संतान, ये पहली बात। दूसरा इसने अध्ययन किया कि मेंडल अपने प्रयोग में ऐसे पौधे को चुना जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध था। बिल्कुल मेंडल ने मटर का पौधा जो था ना उसको चुना था, सबको पता है, जब चुना तो इसलिए चुना कि वो आनुवांशिक शुद्ध था, आनुवांशिक रूप से, इसलिए उसको जो लक्षण थे वो भी उसको शुद्ध की प्राप्ति होती रही, जब शुद्ध लक्षण प्राप्त हुई इसलिए वो सफल हुआ, ठीक है ना। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में F2 एवं F3 पीढ़ी तक भी अध्ययन किया। बिल्कुल F1 तक सबने अध्ययन किया था लेकिन उसने F2 और F3 तक भी अध्ययन किया, तीसरी पीढ़ी तक उसने अध्ययन किया, इससे उसको सफलता मिलने में आसानी हुई, इसलिए उसको सफलता प्राप्त हुई, ठीक है ना दोस्तों। तो मेंडल की सफलता के जो कारण है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो और भी कारण है मेंडल की सफलता के, लेकिन अपन को 2 करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आगे है संकरण किससे कहते हैं, कई बार पूछा जाता है कि संकरण क्या होता है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है समझिए आप लोग। 2 विभिन्न लक्षणों वाले 2 पौधे लो, विभिन्न लक्षण होने चाहिए, एक जैसे लक्षण नहीं होना चाहिए, विभिन्न का मतलब अलग अलग लक्षण वाले पौधों को परस्पर संयोग कराकर उनका परस्पर क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराकर संयोग कराकर नई संतान उत्पन्न करने की जो विधि होती है ना उसे हम संकरण कहते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा होगा संकरण क्या होता है। क्या किया उसने, मतलब होता क्या एक्चुअल में कि 2 पौधे अलग अलग लक्षण वाले दोनों पौधों को आपस में संयोग कराओ। आपस में संयोग कराने का मतलब होता है कि आपस में उनको फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, आपस में उनका संयोग कराना चाहिए, मेल और फीमेल पार्ट्स का मिलना आवश्यक है। तो उनसे क्या होगा, फिर जो नई संतान प्राप्त होगी उसे क्या कहते हैं हम लोग, संकरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ संकरण अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है आपका, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है। इंग्लिश में इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है दोस्तों, अच्छी प्रकार से समझिए आप लोग। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीन या आनुवांशिकता को कृत्रिम उपायों से परिवर्तित कर सकते हैं उसे ही हम आनुवांशिक या अभियांत्रिकी कहते हैं। दोस्तों सीधी सी बात है, उसके जीन में
क्या करना, उसके डीएनए में क्या करना, परिवर्तन करना। और जब उसका डीएनए का ही परिवर्तन हो जाएगा तो उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, आनुवंशिक। ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि डीएनए में चेंज किस तरीके से गए। तो बताइए वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी भी खोज कर ली कि मतलब डीएनए में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। अब डीएनए को ही बदलना, डीएनए में, और कैसे, कृत्रिम उपायों से, बहुत सारे केमिकल्स के द्वारा, बहुत सारे तरीकों के द्वारा, विधियों के द्वारा उसके डीएनए में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसी का नाम क्या दे दिया उन्होंने, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। जीन या आनुवंशिकता में परिवर्तन, उसे क्या कहेंगे, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रभाविता क्या होता है। तो मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूँ। प्रभाविता का मतलब होता है कि हमने दो पौधों में क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो उससे जो प्रभावी था उसके लक्षण पहली पीढ़ी में हमको दिखाई दिए, तो उसे क्या दे दिया उन्होंने, प्रभाविता का नियम कह दिया। ये मेंडल का नियम था प्रभाविता का। अगर आपको तीनों नियम पढ़ने हैं, बड़े बड़े नियम हैं, पूछे नहीं जाएंगे इस एग्जाम में, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न पूछा। अगर किसी छात्र को नियम पढ़ने हैं तो आप हमारी वीडियो की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पहले पढ़ाए गए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। आप वहाँ पर सभी वीडियो देख सकते हो कैसे कैसे नियम है मेंडल के। क्लियर। चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता की। तो दोस्तों प्रभाविता के नियम में पौधे का प्रभावी रूप अप्रभावी रूप को पूरी तरह से दबा नहीं पाता है। ये अप्रभाविता का नियम है ना दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो पौधे का प्रभावी रूप होता है ना, वो अप्रभाविता को पूरी तरीके से नहीं दबा पा रहा है। अच्छा, तो फिर क्या हो रहा है, जब वो पूरी तरीके से नहीं दबा पाता है तब तीसरे नए रूप की अभिव्यक्ति होती है। तो तीसरा कोई दूसरा रूप निकलता है, उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका पूरी तरीके से, मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। क्या हुआ, एक सफेद फूल और एक लाल फूल में जब मेंडल ने क्रॉस कराया, ठीक है ना, तो क्या हुआ, जो लाल फूल था वो प्रभावी था, वो सफेद फूल अप्रभावी था। तो पूरी तरीके से सफेद फूल पहली पीढ़ी में नहीं दबा, सफेद फूल का लक्षण पूरी तरीके से नहीं दबा। अगर दब जाता तो क्या होता, पहली पीढ़ी में आपका लाल फूल प्राप्त होता, लेकिन वो नहीं दबा। तो फिर क्या प्राप्त हुआ, तीसरे लक्षण की अभिव्यक्ति हुई। और तीसरा लक्षण जो प्राप्त हुआ वो कौन सा हुआ, गुलाबी पौधा प्राप्त हुआ, गुलाबी फूल वाला पौधा प्राप्त हुआ। तो उसे क्या नाम दे दिया उसने, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। मतलब दोनों के लक्षण उसमें मिले जुले हैं, मतलब सफेद भी कलर है उसमें, गुलाबी में, और लाल भी है, दोनों को मिक्सचर किया तो कौन सा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। समझ में आई ना बात मेरी। उम्मीद करता हूं अपूर्ण प्रभाविता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है संकर ओज क्या है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है संकर ओज क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। तो संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति को संकर ओज कहते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आगे और पढ़ लेते हैं पहले। जिसके परिणाम स्वरूप संकर अपने कुछ लक्षणों में माता पिता से उत्तम होता है। देखो संकर ओज का जो मतलब है वो सीधा सीधा समझिए आप लोग, कि माता पिता से क्रॉस करा के जो संतान प्राप्त हुई ना, उसमें जो लक्षण है ना वो माता पिता से भी अच्छे लक्षण अगर मिल गए, बेहतरीन वाले लक्षण मिल गए, तो उसे नाम क्या दे दिया उन्होंने, संकर ओज। संकर ओज उसे ही कहते हैं। अब लाभदायक अभिव्यक्ति इसलिए कहेंगे, लाभदायक इसलिए कहेंगे क्योंकि माता पिता से भी बेस्ट लक्षण है उसमें, अच्छे लक्षण है, अच्छी चीजें मिल रही हैं उससे, तो उसे नाम कह दिया संकर ओज दे दिया। ठीक है ना। तो संकर अपने कुछ लक्षणों में, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे लक्षण बेहतरीन हो माता पिता से, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लक्षण बेहतरीन मिल रहे हैं, अच्छे लक्षण मिल रहे हैं, तो उनको माता पिता से उत्तम लक्षण है तो नाम के दे दिया संकर ओज। संकर ओज समझ में आ गया होगा कि माता पिता से प्राप्त संतान में माता पिता से भी अच्छे लक्षण अगर मिल रहे हैं तो उसका कहते हैं संकर ओज। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया हो संकर ओज। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जीनोटाइप से आप क्या समझते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि जब जीवों की जीनिक संरचना समान हो। कौन सी संरचना, जीनिक संरचना। मतलब कोई जीव है, आप मनुष्य सौदे आपकी बात कर लेते हैं, तो आपकी जीनिक संरचना तो समान हो, आपकी जो जीनिक संरचना हो वो कैसी हो, बिल्कुल एक जैसी हो, लेकिन उनके बाहर के लक्षण कैसे भी हो, उनके बाहर के लक्षण कैसे भी हो, सिर्फ जीनिक संरचना समान होना चाहिए, उसका नाम कह दे दिया जीनोटाइप। और दोस्तों फिनोटाइप क्या होता है, तो जस्ट उल्टा, कि जब जीवों की, कोई जीव है उसके बाहर के लक्षण तो समान होना चाहिए, जबकि उसकी जो अंदर की जीनिक संरचना है वो कैसी भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप।
याद कैसे रखोगे? जीनोटाइप को याद रखना, अंदर की मतलब जीनों की बात कर रहे हैं, है ना। जीनिक संरचना कैसी हो? समान हो, और बाहरी कैसी भी हो, लक्षण बाहर के लक्षण कैसे भी, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसका नाम क्या दे दिया? जीनोटाइप। और फिनोटाइप का मतलब है बाहर के लक्षण तो एक जैसे होना चाहिए, लेकिन अंदर के जो जीन की संरचना है वो आपकी कैसी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों आपको समझ में आए। कई बार अंतर पूछा जाता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताइए। 2 नंबर में पूछा जाएगा तो एक एक पॉइंट तो ये लिख देना आप लोग। एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे अंतर मैंने नहीं कराया है, लास्ट क्वेश्चन है, आपके 15 ही क्वेश्चन इसमें रखे हैं, बाकी ओटी हैं, ओटीओ की बात हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, तो अंतर पूछ ले तो एक एक पॉइंट और जोड़ देना आप लोग कि जीनोटाइप जीनिक संरचना को प्रदर्शित करते हैं, फिनोटाइप आपके बाहरी जो आपके लक्षण होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। 2 ही लक्षण, 2 ही आपके अंतर लिखने होंगे 2 नंबर में आपका अगर पूछा जाए तो, नहीं तो इनमें से ही आपको दोनों ही प्रश्न मिल जाएंगे। इन 15 प्रश्न में से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, अगर किसी को नियम पढ़ना है कि मेंडल के नियम कौन कौन से थे, तो मेंडल की नियम पढ़ने के लिए आप लोग हमारी प्लेलिस्ट, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओगे। चैनल की जब प्लेलिस्ट आप खोलोगे तो वहाँ पर आपको सभी पूरा और बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो, कि किसी को नॉलेज चाहिए कि सर इनको भी हमको समझाइए, तो वहाँ पर मैंने अच्छी प्रकार से उनको समझाया, तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। इस वीडियो में 2 नंबर की प्रश्न रखें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें से ओटी पूछे जाएंगे तो ओटीओ पर आ जाते हैं अपन। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अच्छे आपके 2 नंबर का पूछा जा रहा है, 2 नंबर इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप पढ़ लीजिए इनको। ठीक है ना। देखिए नंबर 1, ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। बिल्कुल, जो मेंडल हैं उन्हें आनुवांशिकी का पिता या जनक कहते हैं। दूसरा है दोस्तों, गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। सब जानते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं ना हमारे, तो आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है उनमें? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डाई निक्लोराइबोन्यूक्लिक एसिड आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखें थोड़ा सा। संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति संकरोच कहलाती है। तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ाई थी, संकरोच किसे कहते हैं, तो वही बात है, संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति। लाभदायक इसलिए होगी क्योंकि कुछ उत्तम मिल रहा है, कुछ स्पेशल लक्षण मिल रहा है माता पिता से संतान में, इसलिए उसे लाभदायक नाम दे दिया। क्लियर। चलिए चौथा पॉइंट है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना था। सब जानते हैं मटर के पौधे को ही चुना था उसने, और क्यों चुना था वो मैं आपको क्वेश्चन में भी बता चुका हूं। चलिए पांचवा पॉइंट है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। बिल्कुल, इस पॉइंट को याद रखना, पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 जोड़ी लक्षणों का उसने अध्ययन किया था। छठवा है दोस्तों, माता पिता से संतान में भिन्नता आने को उत्परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों अगर 2 नंबर में भी मिल जाए आपको क्वेश्चन कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, तो याद रखना कि माता पिता से संतान में बहुत सारी भिन्नता तो होती है, कि मान के चलिए किसी माता पिता के जो हैं, पिता के जैसे पिता की हाइट कम है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब उसकी संतान की हाइट कम होगी, क्योंकि हो सकता है माता की जो हाइट है वो ज़्यादा हो, तो माता के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जो भिन्नता आ गई आपकी, मान के चलो पिता की और माता की जो हाइट है वो कम है, सपोज दैट, जबकि पिता की यानी दादाजी की अगर हाइट ज़्यादा थी तो आपकी भी हाइट ज़्यादा हो सकती है। तो माता पिता से जो संतान है उसमें तो भिन्नता है कि नहीं है, कि माता पिता तो जो है उनकी हाइट कम है जबकि आपकी हाइट ज़्यादा है। समझ में आया ना। तो इसको नाम क्या दे दिया उन्होंने? भिन्नता। और जो एकदम भिन्नता आई ना उसका नाम क्या, उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। इंग्लिश में इसको म्यूटेशन कहा जाता है। दोस्तों 7वां पॉइंट है, अनुवांशिकी शब्द विलियम्स गॉड ने दिया था। बिल्कुल, अनुवांशिकी जो शब्द है सबसे पहले आपका 1905 में किसने दिया था? याद रखना, विलियम्स गॉड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अनुवांशिकी शब्द दिया था। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों, गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट। आपको पता है गुणसूत्र सेट में रहते हैं, 2-2 सेट में रहते हैं, और 2 से अधिक सेट अगर हों तो कोशिका में जो पाया जाना उसे हम बहुगुणता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बहुगुणता, यानी पॉलीप्लॉइडी उसको बोला जाता है, अगर 2 सेट से अधिक कोशिका में पाए जाएं तो। ठीक है। मटर पर परागित फसल नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये गलत है, मटर स्वयं परागित फसल है, यहाँ पे आप लोग सही कर लें, इसको मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है आपका, मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया एक देश है दोस्तों, वहाँ के मेंडल निवासी थे, वहाँ के रहने वाले थे।
नेक्स्ट है आपका जीन आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जीन जो पाए जाते हैं ना, इसके जीन के ऊपर आपके जो जीन जो रहते हैं गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं और ये आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, मतलब लक्षणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं जीन। ठीक है। बहुसंकरण एवं वंशावली ये दोनों विधि हैं आपकी संकरण की। बिल्कुल, आपकी बहुसंकरण एवं वंशावली किसकी विधियां हैं? संकरण की विधियां हैं। मेंडल के 3 नियम थे, एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। तीनों नियम आपके मेंडल के थे। दोस्तों, इन नियमों को अगर डिटेल से आपको पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के इन वीडियो आपका स्पेशल बना हुआ है मेंडल के नियम्स, उसमें आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही हमने रखा है। 13 प्रश्न में से आपको 2 OT आपको मिल जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और उम्मीद नहीं, ये रियल है, मिलेंगे आपको, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप बस इनको पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप शेयर जरूर करते रहिए। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं कि सभी छात्र अपने मित्रों को, भाई बहनों को जरूर शेयर कर रहे होंगे, जिससे उनका भी भला हो रहा होगा और साथ में हमारा तो भला हो ही रहा है। क्यों हो रहा है हमारा भला? कि दोस्तों, आप वीडियो देखते हो, हमारी व्यूज पढ़ते हैं, जिससे हमको पैसे मिलते हैं और हमको डॉलर में पैसे की अच्छी तरीके से आपके जो डॉलर हैं वो आते रहते हैं। इससे हमें भी फ़ायदा है और आपको भी ये फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अच्छा हाँ, बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर कितने % आ सकता है, इनमें से क्या क्या रहे, तो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप हमारे नोट्स से पूरा पढ़ लेते हैं तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।